हेलो एवरीवन। आज हम वापस अपने चैप्टर सेकंड मानव तंत्र ले रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा जनन तंत्र। देखिए, जनन तंत्र आपको पता ही है, यह ऐसा तंत्र है जिसमें जीव अपने जैसा ही जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है या अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करता है और अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए इसकी निरंतरता यानी कंटिन्यूटी आवश्यक है। मानव में की बात करें, असल में जनन की बात करें तो जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक का निषेचन होना। और नर और मादा युग्मक, नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होती है अंडाणु या अंड कह सकते हैं, है ना। दोनों जब मिलते हैं, दोनों का संयोग होता है तो उस दोनों के निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है जो कि एक कोशिकीय होता है। आगे चल के इसी से जीव का निर्माण होता है। अब नर और मादा युग्मक का निर्माण एक छोटे बच्चे में नहीं होगा। ये इसके लिए चाहिए एक समय होता है जिसे कहते हैं यौनारंभ या प्यूबर्टी टाइम। ओके, जब परिपक्वता आ जाती है लड़के लड़कियों में, लड़कों का जैसे यौनारंभ के समय कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, कान और जननांगों में बाल, त्वचा तेलीय, लड़कियों में स्तनों का बनना, आकार में वृद्धि, त्वचा तेलीय होना, जननांग क्षेत्र में बाल आना, रजोधर्म शुरू होना, ये सब कुछ लक्षण है परिपक्वता की कि अब वो नर युग्मक और मादा युग्मक बनाने में सक्षम है। पुरुष नर युग्मक बनाता है और मादा युग्मक बनाती है अंडाणु। नर युग्मक होता है शुक्राणु। दोनों के निषेचन से बनता है युग्मनज, याद रखिएगा। लड़कियों में यौनारंभ की या कह सकते हैं परिपक्व की जो समय होता है वो होता है 12 से 14 वर्ष का, जबकि लड़कों में यह वर्ष जो होता है वो होता है अपने 13 से 15 वर्ष की उम्र का, और ये लगभग 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, ये पूर्ण हो जाती है। इस शारीरिक बदलाव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो द्वितीयक लैंगिक वृद्धि यानी कि जनन परिपक्वता के लिए ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे शरीर के आकार में और शरीर में बदलाव आती है। तो आज हम लेंगे, ये तो जनन तंत्र के बारे में था, आज हम लेंगे नर जनन तंत्र की संरचना का अध्ययन। आज हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीय लैंगिक अंग। जैसा मैंने यहाँ लिखा है आप देख रहे हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण और द्वितीयक लैंगिक अंग के भाग हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या करता है, यह युग्मकों का निर्माण करता है। ये कह सकते हैं ये अंग छोटा होता है और युग्मकों का निर्माण करता है, और इसे हार्मोन का भी स्त्राव करता है। इसको जनद कहते हैं यानी गॉनेट्स जिसको कहते हैं, और वो होता है वृषण। अर्थात कह सकते हैं लैंगिक अंग वृषण कहलाता है, और वृषण युग्मकों का निर्माण भी करता है और हार्मोनों का स्त्राव भी कहता है, और इसे जनद यानी कि गॉनेट्स कहा जाता है। ये देखिए मैंने लिख दिया है। अपने वृषण के दो भाग हैं, वृषण के दो भागों में बांटा जा सकता है वृषण को। एक कह सकते हैं शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणु यानी कि युग्मक का निर्माण। यहाँ लिख देती हूँ युग्मक, शुक्राणु यानी कि युग्मक, तो युग्मकों का निर्माण करता है। और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करती हैं। दूसरी कोशिकाएं, वृषण में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक शुक्राणु का निर्माण करती है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। ओके, तो इस वृषण के आंतरिक भाग को दो भागों में बांट दिया गया, एक शुक्राणु का निर्माण करता है और एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है। ओके, तो नर जननांग
जो है वो दो भागों में बट गए अपने, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में आ गया हमारा वृषण, जिसको हम जनाद भी कह सकते हैं। ये युग्मकों का निर्माण करता है और ये हार्मोनों का स्त्राव भी करता है। तो ये दोनों बातें नीचे आ गई और इसको जनद भी कहते हैं, यानी कि गॉनेड्स। नेक्स्ट ले रहे हैं हम द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग क्या है? तो देखिए, जो वृषण, जो हमारा जो वृषण है, द्वितीयक लैंगिक अंग जो जनद वृषण के अलावा, यदि जनन तंत्र में भाग लेता है या कार्य करता है तो उसे कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग, या कह सकते हैं प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र में भाग ले रहे हैं उसे कहेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। क्या कहेंगे? द्वितीयक लैंगिक अंग। तो चलिए, द्वितीयक लैंगिक अंग में जो अंग है, द्वितीयक लैंगिक अंग के नाम जो हैं वो हम पढ़ते हैं। ओके, देखिए, द्वितीयक लैंगिक अंग का पहला है वृषण कोश। वृषण कोश क्या करता है? जो प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण है उसको सुरक्षित रखता है। एक कह सकते हैं वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना है, जो त्वचा या चमड़ी कह सकते हैं कि बनी हुई है, चमड़ी की बनी हुई है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर वृषण सुरक्षित रहता है। एक जोड़ी वृषण होता है, एक वृषण कोश के अंदर सुरक्षित रहता है और वृषण कोश स्थिर रखती है, उसको स्थिर रहती है। दूसरा, ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पे कार्य करती है। देखिए, हमारे शरीर के तापमान से वृषण का तापमान कम होता है, तो वृषण कोश क्या करती है? उसके तापमान को शरीर के तापमान से कम कर देती है। गर्मियों में तापमान हमारे शरीर का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हमारे शरीर के तापमान से 1-2 डिग्री तापमान कम कर देती है। और सर्दियों में अगर तापमान नीचे होता है तो उस तापमान को बनाए रखने के लिए इस अंग को शरीर से जोड़ देती है या शरीर की तरफ ले जाती है। तो वृषण कोश उसको स्थिर बनाती है और ताप नियंत्रण का कार्य करती है। दूसरा है शुक्रवाहिनी। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ, जो चित्र मैं प्रोवाइड करूँगी उस चित्र की सहायता से इसको पढ़िएगा। बिना चित्र के आपको सही से समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको चित्र की सहायता से ही पढ़िएगा। अगर चित्र आपको याद है तो नर जनन तंत्र पूरा याद है। तो सबसे पहले आप चित्र को अच्छे से बना के लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, दूसरा चलते हैं, शुक्रवाहिनी। देखिए, शुक्रवाहिनी क्या करती है? ये एक नलीनुमा संरचना होती है। ये एक नलीनुमा संरचना होती है जो शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाती है और शुक्राशय में ये इकट्ठा होती हैं और मूत्र मार्ग द्वारा ही त्याग दी जाती हैं। अर्थात मूत्र मार्ग जो होता है, मूत्र नलिका शुक्राशय से जुड़ा हुआ होता है। तो मूत्र नलिका मूत्र त्यागने के लिए और शुक्राणु त्यागने के लिए समान मार्ग होता है, यानी शुक्राणु मूत्र मार्ग से ही त्यागे जाते हैं या बाहर निकाले जाते हैं। ये वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर क्या बनाती है? संकलन वाहिका। संकलन मतलब शुक्राणु को त्यागने की रास्ता, मार्ग। ओके, नेक्स्ट है हमारा शुक्राशय। नर जनन तंत्र का द्वितीयक लैंगिक अंग का नेक्स्ट भाग शुक्राशय। देखो, ये क्या करता है? शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना होती है। इस थैली जैसी संरचना में एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें शुक्राणु रहते हैं, उसे वीर्य कहते हैं। शुक्राणु के साथ जब तरल मिल जाता है उसे वीर्य कहते हैं। तो कह सकते हैं कि यह वीर्य का निर्माण करता है। यह तरल शुक्राणु इसी में डूबे हुए रहते हैं। यह तरल शुक्राणुओं को ऊर्जा व गति दोनों प्रदान करता है। याद रखिएगा, ऊर्जा भी देता है और चलने के लिए गति भी प्रदान करता है। ऊर्जा देगा तभी वो चलेंगे, है ना। ये गति भी प्रदान करता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ का क्या कार्य है? प्रोस्टेट ग्रंथियाँ
ये बहिस्त्रावी ग्रंथि है। पिछली बार हमने अपने अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में और बहिस्त्रावी ग्रंथियों में इसका जिक्र किया था। बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ जिसमें एक नलिका होती है अपने स्त्रावों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, तो ये एक बहिस्त्रावी ग्रंथि है। इसमें एक तरल का निर्माण होता है, तरल पदार्थ का, जिसे जो कि वीर्य का एक भाग होता है, वीर्य के साथ मिल करके एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है और उसे उत्सर्जित भी करती है और शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। ये है प्रोस्टेट की ग्रंथियों का कार्य। इसके तरल जो होते हैं वो शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में मदद करते हैं। ये शुक्राणुओं के ये प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग यह एक पेशीय नलिका है। पेशीय यानी पेशियों से बनी हुई नलिका है। देखिए, मूत्र से निकलकर संकलन वहनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। यानी मूत्राशय और संकलन वहनी ये दोनों मिलकर एक साथ मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है, जिससे मूत्र और शुक्राणु यानी नर युग्मक दोनों को बाहर त्यागा जाता है। सभी पदार्थ इससे होकर बाहर आते हैं। चूँकि ये पदार्थों को शुक्राणुओं को बाहर त्यागने की क्षमता रखता है, तो सभी पदार्थ इससे होकर ही बाहर आते हैं और मूत्रोजनन छिद्र द्वारा ये बाहर की ओर खुलती है। मूत्रोजनन छिद्र, एक छोटा सा छिद्रनुमा संरचना होता है, उससे ये बाहर की ओर खुलती है। ओके, नेक्स्ट शिशन। शिशन बेलनाकार पेशीय अंग है। यह मैथुनांग भी है। मैथुनांग इसलिए ये मैथुन में सहायता प्रदान करता है और नर युग्मकों को यानी शुक्राणुओं को मादा जननांग तक पहुंचाता है। सामान्य अवस्था में छोटा होता है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में ये छोटा से बड़ा हो जाता है। मूत्र विसर्जन करता है, ओके, और नर युग्मकों को मादा जननांग तक पहुंचाता है। तो आइए अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कौन कौन सा भाग कहाँ होता है। तो नेक्स्ट हम चित्र लेते हैं। शिशन। शिशन बेलनाकार पेशीय अंग है। यह मैथुनांग भी है। मैथुनांग इसलिए ये मैथुन में सहायता प्रदान करता है और नर युग्मकों को यानी शुक्राणुओं को मादा जननांग तक पहुंचाता है। सामान्य अवस्था में छोटा विसर्जन करता है, ओके, और नर युग्मकों को मादा जननांग तक पहुंचाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक अंग जो कि वृषण है और द्वितीयक लैंगिक अंग जो वृषण के अलावा यानी गोनेट्स यानी कि जनन के अलावा जो भी अंग लैंगिक जनन में सहायता करते हैं, या कह सकते हैं प्राथमिक अंगों के अलावा अन्य सभी जो जननांग हैं, जनन तंत्र में भाग लेते हैं, उनको हम द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।